अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आज फिर से आपको एक बार वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिक्स के बारे में और फर्दर थोड़ा। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने अटैच कर दिया, आप लोग जाके पहले वो वीडियो देख लें। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से बेसिक चीज़ें वर्क करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में और क्यों इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ज़रूरी है कंट्रीज़ के लिए। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है और क्या इसमें क्या चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे और कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज इज़ व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस ग्रेटर क्वांटिटी एट द सेम कॉस्ट। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से कार की प्रोडक्शन, हम सबको पता है कि जापान जो है वो कार की प्रोडक्शन में बहुत आगे है और कार की प्रोडक्शन में जापान ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये कह लें कि अपने आप को अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लिया है। कॉस्ट एफिशिएंट है वहाँ की उनकी प्रोडक्शन, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये कह लें कि वो एक मतलब स्पेशलाइजेशन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से स्पेशलाइजेशन बेहतर होती है। तो जापान की जो इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट है गाड़ियों की, उसकी वजह से उनकी स्पेशलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो किसी भी तरह की गाड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू लेट से अफ़गानिस्तान की। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है गाड़ियों के प्रोडक्शन में। अब अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज को नहीं देखा जाता तो ये किस तरह से चलता ट्रेड। अब आप ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर अफ़गानिस्तान अपनी सारी एफ़र्ट गाड़ियाँ बनाने में लगा दे और सारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, हर चीज़ गाड़ी की प्रोडक्शन में लगा दे, अपनी एफ़र्ट्स लगा दे, अपने रिसोर्सेज लगा दे, फिर भी वो उतनी एफिशिएंट गाड़ी नहीं बना सकता या इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव गाड़ी नहीं बना सकता जितनी कि जापान बना रहा है। क्योंकि जापानीज़ ने अपनी कार प्रोडक्शन में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बना लिया। तो इसी तरह से वो उनका एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि उनको एडवांटेज है ही है कार की प्रोडक्शन में एज़ कम्पेयर टू जापान। तो इस तरह से अब कुछ इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशलाइजेशन ही सब कुछ हो। फॉर एग्जांपल के हम देखते हैं जिस तरह के यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है गल्फ़ कंट्रीज़ की। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में आप सबको पता है कि ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो उनको ऑयल की एक्सपोर्ट या ऑयल में ट्रेड करने के लिए उनको कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो उनको प्लांट लगाना, इन्वेस्टमेंट लाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो जो अगर वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर भी लें तो उसकी वो उस लेवल पे ट्रेड नहीं कर सकते जिस लेवल पे गल्फ़ कंट्रीज़ कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है और इनके प्लांट्स और बाकी चीज़ें, क्योंकि ये हमेशा से यही काम करते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को अपनी स्पेशलाइजेशन इतनी ज़्यादा इसमें कर ली कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन करते हैं जो कि वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। और ना सिर्फ वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है बल्कि बेहतर से बेहतर रेट पर एक्सपोर्ट होता है। अगर हम वो प्रोडक्शन करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज को। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो जिस तरह से हमने देखा कि बिल्कुल एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस चीज़ में। लेकिन इसी तरह कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज को हम बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि comparative advantage gives company the ability to sell the goods in lower price than its competitors to achieve stronger sales margin। तो यानी कि इसको हम अगर बिल्कुल सिंपल वे में कहें तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो ये होता है कि आप भी बना सकते हो और हम भी बना सकते हैं, बट आपकी कंट्री इस चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से बना सकती है, तो इसलिए आप बनाकर हमें बेच दो, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो दी हुई है वो मैक्सिमम आउटपुट की आप देखें कि दो कंट्रीज़ की एग्जांपल दी हुई है। सपोज़ करें कि दो कंट्रीज़ हैं और दो ही प्रोडक्ट में ट्रेड हो रही है, ट्रक्स और कार्स। अब कंट्री ए जो है वो और कंट्री बी दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं ट्रक्स की और कार्स की, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है
कि कार की प्रोडक्शन में कंट्री ए 30 मिलियन कार प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए दी गई हैं ये सारी फिगर्स, और कंट्री बी जो है वो 35 मिलियन कार प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि यहाँ साफ देख सकते हैं हम कि ट्रक की प्रोडक्शन में कंट्री ए जो है वो 6 मिलियन ट्रक प्रोड्यूस कर रहा है और कंट्री बी ऑलमोस्ट 3 टाइम या उससे भी ज़्यादा, मोर देन 3 टाइम ट्रक प्रोड्यूस कर रहा है। इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि कंट्री बी की जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रक की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू कंट्री ए। तो क्यों ना ऐसा हो कि कंट्री ए अपनी जो ट्रक की थोड़ी सी जो प्रोडक्शन कर रहा है, अगर उसको भी उसकी भी एफर्ट वो कंट्री कार बनाने में लगा दे, तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और कार्स की। और कंट्री बी जो अपनी इतनी सारी एफर्ट कार्स बनाने में लगा रहा है, अगर वो ट्रक की ही प्रोडक्शन करने लग जाए तो ट्रक की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन है दोनों की, कार की और ट्रक की, दोनों की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये अपने अपने एफर्ट्स उसी चीज़ में लगाएंगे जो जिससे उनका कंपैरेटिव एडवांटेज पूरा होता है। तो ये इससे जो है वो साफ ये पता चलता है कि फिर वो आपस में ट्रेड करेंगे तो उससे फिर उनकी वो नीड्स पूरी हो जाएंगी, बजाय इसके कि वो अपनी कंट्री में लिमिटेड प्रोडक्शन करें और बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें। और इससे बेहतर है कि वो उस चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ा दें जिस चीज़ में वो लोग एक्सपर्ट हैं। तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, कि आप भी बनाओ, हम भी बनाएंगे, बट आप वो चीज़ प्रोड्यूस करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो या आपको वो चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही है। फिर हम आपस में ट्रेड कर लेंगे, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इससे हमें सस्ती चीज़ बेहतर रेट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब कुछ जो है वो ये लॉ देख लेते हैं इसके बारे में। डेविड रिकार्डो ने ये प्रपोज किया था 1817 में, एक आर्टिकल लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन। उसमें उन्होंने मतलब इस बारे में बताया था कि कि कंट्री को बेनिफिट है हमेशा, चाहे वो जितना भी स्मॉल क्यों ना हो, अगर वो ट्रेड कर रहा है तो उसमें उसको बेनिफिट है। सही है, इंटरनेशनल ट्रेड की इसको मतलब आप ये देखें कि उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्री को बेनिफिट है, छोटे से छोटा कंट्री ही क्यों ना हो, वो ट्रेड करे तो उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज की कुछ ऐसी प्रॉब्लम को निगलेक्ट किया गया इस लॉ में, जो डेविड रिकार्डो ने जो शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जो कि इस लॉ में नहीं बताई उन्होंने। तो हम वो देख लेते हैं एक एक करके कि वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट ऑफ ट्रेड। अब कॉस्ट ऑफ ट्रेड जो है वो आप देखें कि कॉस्ट ऑफ ट्रेड हर जगह सेम नहीं होती, कॉस्ट ऑफ ट्रेड चेंज हो जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको जो वो कॉस्ट ऑफ ट्रेड उनकी वो पूरी नहीं कर सकती, और इतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते अवेलेबल जिससे वो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड हो सके। तो ये चीज़ एक पॉइंट इसमें है जो कि निगलेक्ट किया गया है। दूसरा जो है वो ये एक पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे देखेंगे। डच डिसीज़ भी एक होती है, क्या मतलब पावर टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी किसी एक कंट्री के पास जो है वो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, और अगर वो अपनी सारी एफिशिएंसी उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ कर ले, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में यूज़ कर ले, तो आप देखेंगे उसमें लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, जो कि आगे चल के, क्योंकि उनके रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं, फिर वो प्रोडक्शन जो वहाँ मतलब जो रिसोर्सेज उनके पास वो बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी है, जिस तरह से ट्रेड की जो मतलब लॉज हैं हर कंट्री के अलग होते हैं। इतना आसान नहीं होता कि कोई भी कंट्री छोटे से छोटा उठ के इंटरनेशनल ट्रेड शुरू कर दे। वहाँ की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, जिसकी बेसिस पे वो लोग ट्रेड इतनी आसानी से नहीं कर पाते, जो कि डेविड रिकार्डो के लॉ में था कि हर कंट्री को ट्रेड करना चाहिए ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। तो क्यों हर कंट्री ट्रेड करके इकोनॉमी ग्रो नहीं कर लेता, और इतनी ज़्यादा वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? वो इसी वजह से है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। कुछ लॉ ऑफ द लैंड्स भी इस तरह के होते हैं कि उनके लॉज जो होते हैं उनको वो ट्रेड करने की परमिशन नहीं देते। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल हम सबके सामने, के नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल ट्रेड पे कम्प्लीटली बैन है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ भी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो
आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यही था एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको अपडेट मिलती रहे। और आगे दूसरी वीडियोज़ में हम जो है वो इसको इंटरनेशनल ट्रेड को और ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।